नमस्कार, मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। आज से यूपी में चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। किसका होगा राज तिलक, आज तक पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 4 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक करीब 8% मतदान हुआ है। पहले दौर में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। उनमें से कई मंत्रियों ने पहले पूजा पाठ की, फिर वोट डालने गए। 11 जिलों की 58 सीटों पर रिपोर्टर्स की तैनाती है और अंजना अलीगढ़ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और जिस तरह की तस्वीरें अंजना हम तमाम पोलिंग बूथ से देख रहे हैं, वोटर्स के बीच गजब का उत्साह, लंबी लंबी कतारें। बिल्कुल, लेकिन इंतजार रहेगा मलिका कि जल्दी से जल्दी आंकड़े आए और तस्वीर साफ हो, ज्यादा बढ़े ये वोट प्रतिशत, क्योंकि सुबह के वक्त तो जोश दिखा था। अब क्या है हम आपको बताएंगे 58 सीटों पर, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी है कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करे और 9 जजों की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है कर्नाटक का हिजाब का मामला, जिसमें कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि 9 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई करे। आर्टिकल 25, जी हां, आर्टिकल 25 को लेकर और स्टेट की क्या भूमिका ऐसे में होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को आज कपिल सिब्बल ने उठाया है और कहा है कि इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। आपको बता दें कि जो बातचीत अंदर कोर्ट में हुई है उसमें कपिल सिब्बल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, उनको करने दीजिए। आज 3 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि एग्जाम 2 महीने बाद है, इसीलिए हमने आज सुबह एक पिटीशन दाखिल की है। 9 जजों की बेंच को ये मामला जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा ये बहुत जल्दबाजी होगी इस स्टेज में इसे उठाना। देखते हैं अगर कोई इंटरिम रिलीफ इस मामले पर हाई कोर्ट दे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस इशू को आप लोग कंसिडर करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हम लिस्ट कर लेंगे मैटर को तो हाई कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। इफ वी लिस्ट द मैटर, हाई कोर्ट वोंट हियर द मैटर, ये चीफ जस्टिस ने कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लड़कियों पर पत्थरबाजी हो रही है, इसको आप इशू को गंभीर समझकर इसको कंसिडर करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर साफ कहा कि मामला पहले हाई कोर्ट में चलने दीजिए, हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। और कपिल सिब्बल ने कहा मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इसको लिस्ट कीजिए। अगर हाईकोर्ट पास नहीं करता है ऑर्डर्स तो फिर ये कोर्ट आपको ट्रांसफर हो जाए, ये केस, इस तरह का ऑर्डर आप पास कीजिए। तो कुल मिलाकर हिजाब मामला कर्नाटक का पहुंच चुका है देश की सर्वोच्च अदालत में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी, इस वक्त कैराना से जुड़ रहे हैं और कैराना की जंग देखिए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुमार अभिषेक, अगर ये योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री तो अपनी ताकत झोंकी रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए आर पार की लड़ाई है, तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी बहुत बड़ी जंग है। 2014 से लेकर 2017, 2019 उनकी रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिले। जो समीकरण उन्होंने साधा उसको कोई समझ नहीं पाया, काट खोज नहीं पाया। एक बड़ा इम्तिहान गृह मंत्री अमित शाह का भी है इस पूरे इलाके में। कुमार अभिषेक नहीं पड़ती, लेकिन आपके भाई नाहिद हसन इस वक्त जेल में है और उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं और उन्हें जेल भी, गुंडा एक्ट में ला करके उन्हें जेल भी डाला गया है। इनका असर? इनका कोई असर नहीं है। जनता को पता है ये सभी झूठे मुद्दे हैं। जनता मेरे भाई से, उनके कार्यशैली से अवगत है और जनता हमारे साथ इस इंसाफ की लड़ाई में खड़ी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यहाँ से कुछ परिवार पलायन कर गए थे और कैराना को एक तरीके से पलायन का केंद्र बताया गया, बाकायदा वो परिवार वापस आए और अब बीजेपी के लिए वो एक बड़ा मुद्दा है। कौन से परिवार वापस आए? इन्होंने 350 परिवारों की एक सूची जारी करी थी, उसमें से 2 या 3 परिवार को ये टोकन के तौर पर वापस लाए और वो परिवार अपने कारोबार की बढ़ोतरी के सिलसिले में यहाँ से छोड़कर देहरादून की तरफ गए थे। वही लोगों को ये वापस लाते हैं, कैमरे के सामने बैठाते हैं और एक टोकन इंटरव्यू कराते हैं ध्रुवीकरण फैलाने के लिए। लेकिन कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अगर 350 परिवार थे तो क्यों नहीं ला पाई सरकार उन्हें? क्या उन्हें मुआवजा दिया सरकार ने? विधानसभा के पटल पे ये सवाल क्यों नहीं उठाया योगी जी ने? क्या
इन्होंने एसआईटी की जांच कराई इस मुद्दे को लेकर, जब इन्होंने कोई ठोस कदम उठाए ही नहीं। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, इस मुद्दे को पोलराइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि जेल में इस वक्त आपके भाई हैं, उसका असर चुनाव पर है या नहीं है? जिस लिस्ट की वो बात कर रही हैं, उस पर तो सही बात है कि जो बीजेपी के सांसद ने लिस्ट जारी की थी उसमें कुछ त्रुटियां थी। कई ऐसे नाम थे जिन्होंने पलायन किया ही नहीं था। लेकिन इनसे पूछिए कि जो वीडियोस नाहिद हसन के वायरल हुए थे, बीजेपी उसको बड़ा इशू बना रही है। ये वहां पर लोगों को उकसा रहे थे कि यहाँ के हिंदू व्यापारियों से आप मत खरीदिए, दूसरे शहरों से जाकर सामान खरीद लीजिए। उन वीडियोस पर क्या ये जवाब देंगी? लगता है कि वो फॉर्मेडेबल जोड़ी, जी बिल्कुल हिट जोड़ी है। और जो गठबंधन का जो भाईचारा है, उसकी जो गर्मी है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे योगी जी पहले ही परेशान है। गर्मी और चर्बी की बात खूब हुई है इस चुनाव में। गर्मी की बात करने वाले सीएम हैं वो योगी जी, उनको इतनी गरिमा के पद आप पर तक होते मेरी रहे, ये आवाज बात नहीं बिल्कुल पहुंच रही शोभा है। नहीं देती। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं आज तमाम उम्मीदवारों के, जो आज सियासी सबसे बड़ा चुनाव उनके लिए है, चुनावी मैदान में है, उन्होंने आज अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जल्दी से वो आपको सुना देते हैं, फिर लिए चलेंगे तमाम रिपोर्टर्स के पास। सूरज और तेज गति से निकलेगा, कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता? आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है। अभी तो वो थोड़े दिन बाद ईवीएम भी खराब बताएंगे, ईवीएम हैक हो गई है बताएंगे, या बुरे तरीके से हारेंगे। वो होता क्या है भाई? ऐसे लोगों की चर्चा आप करते हो कि जिनका जमीन पर कुछ नहीं है, बिना मतलब उन लोगों की चर्चा करने की काम करते हैं। यहाँ सपा लोकदल कांग्रेस बसपा सारे मिलकर लड़े तब भी हारे हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी से बड़ा नेता थोड़े बिना है कोई। चौधरी साहब नहीं चुनाव जीत पाए थे, संजय बालियान चुनाव जीते थे सब। ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आया है, ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है। और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता? आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है, कमल ही विकास करेगा, क्योंकि कमल ने विकास किया है, इसलिए कमल पर लोगों का भरोसा है। ये काम तो मैं पहले ही करा चुका। ये पिछले 5 सालों में तो कोई भी काम श्रीकांत ने नहीं कराया और सरकार ने नहीं कराया, सिवाय जुमलेबाजी। जहां तक मंदिर का प्रश्न है, बहुत भव्य मंदिर भगवान कान्हा का बना हुआ है और भगवान कन्हैया छलिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आने वाले नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शरीफ व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ट्रैप में ले लिया, पर भगवान कृष्ण को ये ट्रैप में आसानी से नहीं ले पाएंगे। उन्होंने दुनिया भर की महाभारत करा दी और पांडवों का साथ देके कौरवों का अंत कर दिया। ये तो कौरव लोग हैं, इनको धकिया देंगे और बराबर खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं देख रहे। चलिए, तो आपने सुन ली दोनों ही नेताओं की बात। मथुरा सीट की ये बात थी। जल्दी से आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी मौसमी मौजूद हैं और कपिल देव आपके साथ हैं। एक और मंत्री, 9 मंत्रियों की साख आज दाव पर है। मौसमी, बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, इम्तिहान की घड़ी है, कयामत का दिन है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर मुस्कुरा रहे हैं कपिल देव जी। मुजफ्फरनगर सदर से उनको चुनौती दे रहे हैं। सौरभ स्वरूप उनके भाई भाजपा में आ गए, पर कहा जा रहा है वो साइलेंट चल रहे हैं। कपिल देव जी, क्या होगा? आप मास्टर ब्लास्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों कार्यकर्ता हैं जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, सिस्टम में काम कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष हमारे, उसके बाद हमारा पन्ना प्रमुख, उससे ऊपर सेक्टर संयोजक,
मंडल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी के एक व्यक्ति के भरोसे भाजपा नहीं चलती है। और भाजपा पूरी मतों से, पूरे समर्थन के साथ सब लोग लाइन में हैं, सब लोग ड्यूटी पर हैं, अपने काम पर लगे हैं और भाजपा भरपूर। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग सब लोग भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखिए अंजना, कपिल देव जी की आवाज नहीं निकल रही है, गला पूरा बैठा हुआ है, सभी प्रत्याशियों की हालत बोल बोल के खराब है। जी अंजना जी, थकान है कितनी? अंजना जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ कि हमको विजय मिले और भाजपा की सरकार बने। और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, प्रधानमंत्री ने देश को सरकार दी। पहली बार प्रदेश की और देश की जनता को एहसास हुआ है कि सरकारें भी कुछ होती हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है। अच्छा पर ये बताइए, अंजना को तो आप बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटेंगे आप? कोई नहीं है क्या एक बिंदु तमाम विधायकों को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया। एक बिंदु बताइए जिसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हो। एक बिंदु नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, कोई शर्मनाक काम हमने, हमारी सरकार ने, हमारे किसी विधायक ने कोई शर्मनाक काम पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं किया जिसके कारण से हमारी एक वोट भी खराब हो। इसलिए भरपूर आशीर्वाद। किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, उससे कैसे? कोई किसान आंदोलन नहीं है, किसान सब है। टिकट क्यों काटे? किसान ये जाट है, ठाकुर है, त्यागी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, हरिजन है, पाल है, सैनी है, कश्यप है, सब किसान है, सब भाजपा वोट दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहले 100 विधायकों की लिस्ट बनी थी, उसके बाद 14 विधायकों का टिकट काटा गया ना, कितने विधायकों का तो टिकट काटा? पार्टी को लगा होगा कि उससे भी कोई मजबूत प्रत्याशी भाजपा को मिला होगा, तो ये पार्टी निर्णय है। अगर जिन लोगों को टिकट कट रहे हैं इसका ये नहीं को खराब है, क्या पार्टी को लगा होगा, ऊपर के लोगों का निर्णय है कि कोई और अच्छा कैंडिडेट, उससे मजबूत कैंडिडेट पार्टी को मिला होगा, बाकी परिस्थितियां हो सकती है। कपिल जी जब आंदोलन हुआ वहाँ पे तो यहाँ से ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के किसान गए, केंद्र माना गया ये पूरे किसान आंदोलन का, राकेश टिकैत यहीं से, तो क्या उसका वो फैक्टर नहीं है आप लोग? वो फैक्टर खत्म हो गया, कोई फैक्टर नहीं है। वो किसान आंदोलन था, किसान भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल संगठन है। ठीक है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एक यहाँ पर आपने चर्चा उनसे की, ठीक है। 9 मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख दाव पर है, शुभकामनाएं वो मांग रहे हैं, जनता का वोट चाहिए होगा, अगर जीतना होगा वहां पर आकर ही पूरा मामला शुरू और खत्म होता है। जल्दी से सर आपसे कमेंट लेते हुए, अगर बीजेपी ने 14 विधायकों के टिकट काटे तो आप दूसरी बार देखिए एक अनूठा हम चुनाव देख रहे हैं जिसमें गठबंधन में चुनाव चिन्ह किसी का, प्रत्याशी दूसरी पार्टी का, और ये शायद पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से पहली बार नहीं है, मैंने और चुनावों में भी ऐसा देखा है, चाहे 1-2 सीट पे हुआ है, अगर नहीं कहीं ज्यादा नहीं हुआ है हाँ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, मगर एक अनोखी बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो ये वेस्टर्न यूपी जिसमें हम आप खड़े हैं, अलीगढ़ में खड़े हैं, और यहाँ इगदास है और बराबर में खैर है, और फिर आप आगे चले जाइए मेरठ है, ये जयंत चौधरी की भी एक डू एंड डाई की जंग है अपने करके कि ये वो पहला चुनाव है जो कल्याण सिंह और अजीत चौधरी के बिना हो रहा है। पहला चुनाव अगर हम उत्तर प्रदेश का देखें, अजीत सिंह भी नहीं है, दोनों की ही डेथ हो गई है, और एक बहुत बड़ा इलाका है मेरठ से लेकर सहारनपुर जहां पर अजीत सिंह का एक वर्चस्व रहता था। क्या वो वोट ट्रांसलेट होगा? क्या जयंत जमीन से जुड़े होने की इमेज बना पाए हैं? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ आपसे। आपकी बात का मैं सीधे ही जवाब दूंगा कि मैंने ये देखा कि जयंत ने मेहनत बहुत करी है, और वो उस जो किसान आंदोलन का भी उनको लाभ पहुंच रहा है अपने करके, और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जैसे शामली है जहां से उनका गढ़ माना जाता है। अब उन्होंने कौकब हमीद के बेटे को टिकट दिया है, मैं जानता हूं, तो वो कोशिश तो इसमें लगे है कि जो जाटों का और मुसलमानों का गठबंधन पुराना चला आ रहा था उसको वो जोड़ के दोबारा अपनी साख को कायम कर सकें। चौधरी अजीत सिंह वो नहीं कर पाए, आपने कल्याण सिंह का नाम दिया, कल्याण सिंह ने अपने जोधा राजपूत का जो उनकी बिरादरी थी उसमें उन्होंने अपना बड़ा साख बना के रखी, उनकी भी बहुत साख थी, अपने बेटे को MP बनाया, अपने पोते को मंत्री बनाया, MLA बनाया, तो उनकी साख थी, और भारत सरकार ने उस साख को मानते हुए उनको पद्म विभूषण भी सम्मानित कर दिया उनको अपने करके। तो भारत सरकार ने भी उनकी साख को और उनकी इलेक्शन में क्या यूटिलिटी हो सकती है उसका पूरा ख्याल रखा है अपना करके। लेकिन तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा 1971 में चौधरी चरण सिंह खुद मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वो 77 में फिर बागपत से जाकर लड़े और वहां पर उनको जीत मिली। तो ये
किस तरफ जाएंगे यहाँ पर मतदाता, बहुत आसान नहीं होता है, किस तरफ फिर जाएं इस पर भी नजर रहती है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत आ गया है, जल्दी से आपको बता दें 11 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। नोएडा में 15%, दादरी में 20%, जेवर में 22.7%, कुल 18.43% 11 बजे तक वोट हुआ है। हमारी भी अपील रहेगी आज तक के जरिए, मतदान सबसे बड़ा योगदान है लोकतंत्र में और इसीलिए आपको अपना वोट और उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जिन 58 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग इस वक्त हो रही है उस पर आप अपना वोट जरूर डालें। कुमार अभिषेक कैराना से हमारे साथ बने हुए हैं, मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुए, तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, अगर हम, चित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चित्रा मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई हैं, पोस्ट कल्याण सिंह, पोस्ट अजीत सिंह एक चुनाव है, दो दिग्गज नेता, दोनों ही धुरी की अलग अलग तरफ खड़े और दोनों का देहांत और उसके बाद ये चुनाव भी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह के लिए भी ये बहुत बड़ी जंग है क्योंकि उनकी रणनीति पर ही पार्टी चल रही है। जाट नेताओं के साथ उन्होंने भी बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में की थी। तो अगर हम देखें तो अपने आप में ये चुनाव 2024 के पहले पूरा रोड मैप तैयार करेगा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने कि पूरा का पूरा रोड मैप, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा कर रखी गई है और यकीनन 2017 में जिस कमाल का प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया था, 2022 में उस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बताते चले कि जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, जिस पोलिंग बूथ पर, ये पूरा का पूरा इलाका जाट बहुल है और यकीनन जाटों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन हो, वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन राकेश टिकैत अक्सर आज तक के जरिए अपनी बातचीत जनता के सामने रखते हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु, आप जरा सामने आइए। राकेश टिकैत जी, सीधा सी सवाल आपसे ये है, आप यहाँ पर पूरे परिवार के साथ, मैं पहले परिचय करा दूं, ये उनकी मिसेज हैं राकेश टिकैत जी की, ये बहू बेटे सबके साथ यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। क्या है मुद्दा आज जेहन में? मुद्दा कहाँ है, ये तो वोट देखा रहे, मुद्दे थोड़ा आज तो वोट डालेंगे, दिमाग में तो मुद्दा, हाँ दिमाग में मुद्दे हैं। राजनीति पूरी करते हैं लेकिन कहते हैं राजनीति से हम देखो राजनीति से दूर है। हाँ। अगर वोट डालनी भी देश में राजनीति है तो देखिए ये तो सबको करने का अधिकार है। जिस तरह की बातें आप करते हैं यकीनन वोट डालना चाहिए, लेकिन आज दिमाग में क्या है, क्या सोच है? दिमाग में पूजा पाठ करके निकले हैं कि आज वोट डालने? हाँ, वोट डालने के लिए भाई कामयाब भी हो। देखिए मुस्कुराहट इनकी बहुत कुछ कहती है। उनकी मिसेस हैं, बहुत बिल्कुल राकेश जी जैसा ही बोलती हैं, ऐसे बात करते हैं। आप बताइए आपके जहन में क्या मुद्दा है आज? मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़े मुद्दे महंगाई है। गैस का सिलेंडर पता ही नहीं चला 310,000 का कैसे हो गया। राकेश जी, जब यहाँ पर आ रहे थे आप पूरे परिवार के साथ, क्या सिखा, मतलब घर में तो आप ही की चलती है, भले ही ये क्या सिखाते, हम तो सीखते ही नहीं, एक दूसरे को सिखाते ही नहीं, एक दूसरे को नहीं ना हम बात करते उठ की घर में, वोट की कोई बात नहीं करता, कोई सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। उनके परिवार के लोग हैं, उनकी बहुएं, आप बातचीत करते हैं। आपके जहन में क्या मुद्दा है? जहन में इतने मुद्दे हैं। अब 13 महीने किसान सड़क पे पड़ा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा। और उसके बाद ये देख लो हॉस्पिटल कहाँ है, बच्चे घर में बैठे हैं, सब कुछ बेकार हो चुका है। ये सारे मुद्दे रख के तब वोट होगी। आप बताइए आपके जहन में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, हॉस्पिटल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। पूरे परिवार के साथ देखिए, उनकी पत्नी है साथ में, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, यहाँ पर राकेश टिकैत जी हैं और अब यहाँ पर वोट डालने के लिए अंदर की ओर जाते हुए यकीनन राकेश टिकैत के लिए भी मुजफ्फरनगर चूंकि एक बड़े चैलेंज के तौर पर उतरा है और यकीनन इनकी चौधराहट तभी दिखेगी। बीजेपी को लेकर जिस तरह से खुले तौर पर ये अपनी बातें और नाराजगी प्रकट करते रहे हैं, लेकिन आज अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करते हुए यकीनन मुजफ्फरनगर की जनता को तय करना है कि वो किसके पक्ष में मतदान करती है। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दा किसानों का है, मुद्दा जिन्ना का है, मुद्दा इस बात का भी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसको लेकर बीजेपी बार बार इस बात का दावा करती है कि देखिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमारी सरकार ने जो काम किया है उसमें पूरी तरह से हम सफल रहे और उसी मुद्दे को जनता अपने जेहन में डालकर यहाँ पर वोटिंग के लिए आएगी। तो एक एक करके तमाम वीवीआईपी जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी बहुत दिलचस्प लड़ाई है, बहुत दिलचस्प लड़ाई है मुजफ्फरनगर की। वोटिंग का आंकड़ा कहां पर पहुंचा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आंकड़ा। अब लगभग 18 से 22% वो आंकड़ा वोटिंग प्रतिशत का, सुबह 11 बजे तक का, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत ही थी, तो आप समझ सकते हैं 4 घंटे बीतने के बाद 22%, यानी अभी उत्तर प्रदेश को पूरी ताकत लगानी होगी तभी वोटिंग प्रतिशत सम्मानजनक पहुंचेगा, क्योंकि शुरू में तो 8-9 पे अटका हुआ था, अब 20-22 पे पहुंचा है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से तमाम जगहों की बता दें, मुजफ्फरनगर, नोएडा, कैराना, बड़ौत, मेरठ,
बागपत, हापुड़, अलीगढ़, जेवर, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग हो रही है। अलीगढ़ में अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें हम आपको बता दें, जो 11 बजे तक का अपडेट है, कुल मतदान 17.91%। अलीगढ़ में 15.1 यहां पर बताया जा रहा है। खैर, नोएडा में 15%, ऐसे ही 15 से लेकर 18-20% के इर्द गिर्द सबका आंकड़ा पहुंच रहा है। दादरी में 20%, जेवर में 22.7%। जेवर में देखिए वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विकास और एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुल मिलाकर 5 ऐसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुशीनगर, अयोध्या, लखनऊ, ये तमाम 5 है, जिनमें से एक जेवर भी है, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब ताल ठोकी थी। यहां पर बढ़ चढ़कर लोग वोट कर रहे हैं। ऐसे ही 20% के आसपास अभी सुबह 11 बजे तक का आप कह सकते हैं बुलंदशहर हो 20.57, 21 के ऊपर अनूप शहर, शिकारपुर में 22 कुछ, और खुर्जा में देखिए 24.33% वोट पड़ चुका है। ये संकेत है कि वोटिंग तो हो रही है, लेकिन अब ये किस तरह से आगे गति पकड़ती है उस पर सबकी नजर रहेगी कि वोटिंग और जो मतदान है वो कैसे होता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वोटिंग के पहले दर्शन पूजन जो तमाम नेता कर रहे हैं, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री। इस बीच आपको आइए जल्दी से सुना देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए तो वोट कीजिए, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि दर्द से आपको अगर खात्मा चाहिए, अंत चाहिए तो वोट कीजिए, आज अपना मतदान डालिए। पार्टी के लिए सीधे संकेत नहीं, लेकिन इसी के साथ अपने एजेंडे से ही उनकी पहचान हो जाती है। आइए आपको सुना देते हैं आज मोदी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं 58 सीटों पर पहले दौर के मतदान के पहले। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। इसी पहले राउंड ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिताए थे। मैं प्रथम राउंड के किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहकावे में नहीं आए हैं और अंतिम दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तेजी के साथ मतदान कर रहे हैं। जो है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, गंगा जी गंगोत्री की जगह गंगा सागर से निकल सकती है। ना बसपा की सरकार बन रही है, न यहाँ पे कोई एमएलए बन रहा है। बहन जी खुद इलेक्शन मोड में नहीं है। ने जो जनता को सुरक्षा दी है, जो जनता के लिए काम किया है, वही मेन चीज है और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री तमाम आश्वस्त हैं कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और एसपी सिंह बघेल, जिनकी आप बात सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री, ये तो करहल से उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे कौन बनेगा, लेकिन एसपी सिंह बघेल को वहां पर चुनावी मैदान में करहल सीट से, मैनपुरी में करहल सीट पर उतारा है बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ। श्वेता झा हमारी सहयोगी इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, आंकड़ा सबका 18, 20, 22 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी वोटिंग जहां पर हुई है कुछ जगहों में, खुर्जा वगैरह में, वहां पर 24% के ऊपर। क्या वोट प्रतिशत थोड़ा उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त जिस मैं मॉडल पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, वहां पर सबसे पहले आपको ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर रेत कलाकार वाराणसी से बाकायदा यहाँ पर आए हैं और ये बेहद खूबसूरत रेत की आकृति इन्होंने उकेरी है और इसे बताया जा रहा है कि इन्होंने इसलिए ये बनाया। भैया 1 मिनट इधर आना, भाई साहब इधर जरा आना। ये बताओ, आप वाराणसी से खास तौर पर यहाँ आए हैं, क्या बताने की कोशिश है ये? जी, ये एक लोकतंत्र की मजबूती से मतदान करने के लिए है और मैं वाराणसी से निकला हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जगाने। अभी तक सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद, और मेरा ये चौथा पड़ाव है नोएडा में। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती दोनों दिखाता हुआ यहाँ पर एक मॉडल पोलिंग बूथ पर, और साथ ही साथ आपने जो सवाल पूछा अंजना, आपको बता दूं जहां मैं खड़ी हूँ सुबह से देख रही हूँ लगातार यहाँ पर बुजुर्ग, खास करके सीनियर सिटीजन्स में मैंने जो उत्साह देखा है, व्हील चेयर पर वो सुबह सुबह से आ रहे हैं और सबसे पहले मतदान करते हुए हमने उन्हें देखा। और यहाँ पर अभी भी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स है। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि जरा कैमरा पैन करके दिखाए
हैं कि ये जो पूरा इलाका है नोएडा का, ये हाई राइज अपार्टमेंट्स का इलाका है। यहाँ पर खास करके आप कह लीजिए कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है, जो रोज अपनी रोजी रोटी की चिंता जिनको रहती है, और वो ज्यादा कुछ नहीं चाहते सरकार से। अपराध मुक्त वो प्रदेश चाहते हैं और कुछ उनकी जो जरूरतें हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो इन इलाकों में, इन अपार्टमेंट्स में रहता है, क्या चाहता है और क्या सोचकर आपने इस बार मतदान किया? पहले तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि हाई राइज से लेके गांव हर एक आदमी सुबह 7 बजे से यहाँ है। हम लोग को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो हमारी थी वो सिक्योरिटी को लेके, जो अभी भी एक थोड़ा सा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन हम सरकार, कोई भी सरकार आए, उनसे ये चाहते हैं कि जो भी मुद्दे चाहे रजिस्ट्री के हों या कोई और मुद्दे जो बचे हुए हैं, हालांकि हमने पिछले 5 साल में देखा है कि काफी बदलाव हुए हैं, काफी बदलाव हुए हैं, सुरक्षा को लेके काफी बदलाव हुए हैं, लोगों की बात सुनी जा रही है, काफी रजिस्ट्री को लेके भी डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ बैठते हैं, और हम हाई राइज के लोग अपनी सिक्योरिटी और इन सब चीजों के लिए आज अपने माइंडसेट से यहाँ वोट देने हैं। जो महिला है, खास करके महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि वो भी काफी अहम हो जाते हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान बना। हाँ जी, क्योंकि आजकल काफी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, रात में जब वो घर आती हैं तो चैन स्नैचिंग से लेकर उनका लैपटॉप छीन के भाग जाना, ये सब इनसिक्योरिटी जो थी, मैं खुद देख रही हूँ इम्प्रूवमेंट आया है, अब उनकी सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट है। और मैं आगे आने वाली जो भी सरकार है उससे यही उम्मीद करूंगी कि औरतों को सिक्योरिटी, शिक्षा, रोजगार और सफाई, यही सब की डिमांड है, ज्यादा कुछ उनकी चाहत नहीं होती। उनका ये कि डेवलपमेंट हो और बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, ये सब उनको मिले। बिल्कुल अंजना, तो इस इलाके में खास करके जो लोग हैं अंजना, इनका यही कहना है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो बखूबी यहाँ पर मौजूद लोग उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए आए। श्वेता, सबकी यही नजर रहेगी, क्योंकि वोट ही है एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप तय कर सकते हैं अपनी नीतियों को, अपने जो नियति आने वाली है। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 58 सीटों पर पहले वोटिंग हुई है। हम आपको दिखाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जीत ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बड़े बड़े चेहरे बने। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार में इतने मंत्री, बल्कि 9 मंत्री, बल्कि केंद्र सरकार में भी कई मंत्री बने। और ऐसी ही पहचान दी हुई अमित शाह की एक रणनीति थी, जिसमें उन्होंने जाट और जो अन्य यहाँ पर कास्ट है उन सबको भी साधने की कोशिश की। पलायन का मुद्दा, दंगों का मुद्दा उठाकर हिंदुओं को एक करने की कोशिश की। बहुत सारे बने जो केंद्र में भी मंत्री बने। ऐसे ही 2 चेहरे आपको दिखाते हैं। महेश शर्मा तो खैर पूर्व केंद्र मंत्री रह गए, लेकिन महेश शर्मा से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। लेकिन शुरुआत करते हैं संजीव बालियान। महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने इनको फील्ड किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से हमारे सहयोगी ने बात की है, देखिए क्या कह रहे हैं। बालियान साहब, क्योंकि बैक टू बैक प्रचार चला और लगातार काफी नाक और साख की लड़ाई हो गई आपके लिए। गढ़ है किसानों की सियासत का, गढ़ है किसान आंदोलन का, और सामने है संजीव बालियान। ये तो बात ठीक है आपकी। दिक्कत रही, पूरी रात भी नहीं सोया, पूरी रात फोन सुने, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई बात। और हमेशा जब भी मैं मुजफ्फर की जनता से कुछ मांगने गया हूँ, हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। पिछले 8-9 साल से कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा या लोकल चुनाव, हमेशा मुजफ्फर की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बालियान साहब, जयंत चौधरी साहब ने बोला है कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो जा रहे हैं प्रचार के लिए, वो ज्यादा जरूरी है, तो आप वोट डालने निकल रहे हैं? मैं तो अपने गांव में जा रहा हूँ, उनकी वोट कहाँ है पूछ तो लो। कभी हुई ना वोट, हो सके दिल्ली में होगी, मुझे लगे कभी उनकी यूपी में वोट ही ना हो, दिल्ली में मिलेगी पक्का उनकी वोट। ऐसा तो नहीं कहा कि वो उनकी वोट नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप पता करो कहाँ है वोट, ये आप लोगों का भी काम है, जनता को बताओ कि उनकी वोट कहाँ है। राजनीति कहाँ की करते हैं, वोट कहाँ है। मेरी तो मेरे गाँव में है। उत्तर प्रदेश में वोट नहीं है, आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? नहीं, इशारा कुछ नहीं करना। तो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपने कहा कि वोट नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा दिल्ली रहते हैं, यहाँ यूपी में तो रहते नहीं। नेता तो बिल्कुल है, मैं कब कह रहा हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े नेता हैं साहब। चौधरी साहब के परिवार से हैं, जो चरण सिंह के पौत्र हैं, हमारे सबसे बड़े नेता के पौत्र हैं, तो ऐसा नहीं है नेता है, लेकिन शायद वोट नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा। महेश जी, इस बार का चुनाव 2017 के चुनाव से कैसे अलग देख रहे हैं? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में हमें पहला मौका मिला था। इस बार का चुनाव मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी 39 वर्षों से इस नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रह रहा हूं, और लगभग पिछले 15 वर्षों से एक्टिव राजनीति में, और 14 वर्ष की आयु मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश हुआ था।
इस बार का चुनाव किसी विधायक सांसद का चुनाव नहीं है, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश और देश के भविष्य का चुनाव है, अस्मिता का चुनाव है, उस विकास की गाथा को आगे ले जाने का चुनाव है। पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आजादी की रोशनी की किरण पहुंचे। अंत्योदय का जो मूल मंत्र हमारी पार्टी के रचयिता दीनदयाल जी ने दिया था, उस काम को पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। गरीब को चाहिए था गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीब को क्या चाहिए? घर हमने दिया है। गरीब को क्या चाहिए? टॉयलेट। गरीब को क्या चाहिए? बिजली 24 घंटे चाहिए। गरीब को क्या चाहिए कि अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो 85 करोड़ देश की जनता को लगातार सालों तक राशन देना, ये गरीब की जरूरत है। चुनाव के अंदर जो है जिन्ना कहाँ से आ जाता है, गर्मी चर्मी कहाँ से आ जाती है मुद्दों में? नेता क्यों बोलने लग जाते हैं जब इतना काम है? देखिए, जब विषय उठता है वहां पर तो उसका जवाब दिया जाता है। हम कहते हैं कि वो जिन्ना की बात करें, हम गन्ना की बात करते हैं। जिन्ना हमारे लिए श्रद्धेय और पूज्य नहीं है। देश की अखंडता, एक अखंडता का अगर करी थी तो हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने कहा अखंड भारत की कल्पना करी थी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी के रचयिताओं ने अखंड भारत, उस अखंडता को अगर किसी ने छिन्न भिन्न किया है तो उसके लिए या तो कांग्रेस जिम्मेदार है या जिन्ना जिम्मेदार है। तो वो जिन्ना हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकते। हमारे लिए पूज्य जो लोग हैं, हम उन्हीं पूज्य लोगों को। यादव तो कह रहे हैं कि 400 सीटें लेके आ रहे हैं, वो बीजेपी की हवा टाइट हो गई है। 400 सीटें वो लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ वो जो कुछ कह दें वही खुदा है। तो मामला सुन गए होंगे आप, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बोल रहे हैं कि चुनाव की दिशा वो किस तरफ चाहते हैं। बहरहाल हम आपको दिखा रहे हैं कुछ आंकड़े और इसी के साथ इस बात पर भी नजर डालें। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्वेता हमारे साथ बनी हुई है, श्वेता झा नोएडा से हमारे साथ, मौसमी मुजफ्फरनगर से बनी हुई है, हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर एक तरफ ध्रुवीकरण है तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण है। ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की ये पूरी राजनीति है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसान है एपिसेंटर, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये लगभग 2009 के चुनावों से मैं कहूंगी कि किसान उत्तर प्रदेश में एक वोट बैंक की तरह उभरा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई 2009 में, खास तौर पर जिस तरह से ऋण वापसी, लोन वापसी का ऐलान कांग्रेस ने किया था, उसको बड़ा फायदा मिला था। उसका कई हिस्सों में किसानों ने साथ दिया था और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। तो ये अपने आप में निर्णायक था और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन 2014 के बाद से पृष्ठभूमि बदली। 2014 में अमित शाह ने एक अलग रणनीति बनाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। न सिर्फ किसानों को, जाटों को उन्होंने साधा, हिंदू होकर वोट दो, ये वाला पूरा एजेंडा जो ध्रुवीकरण का था, और फिर तुष्टीकरण को बार बार धिक्कारते रहे। एक बार फिर से 2019 में मुजफ्फरनगर दंगों के जरिए वही करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से अलीगढ़ से ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं तमाम सहयोगियों से कहूंगी छोटा छोटा रिएक्शन दीजिएगा ताकि सबके पास सबसे थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लें। ऐश्वर्या, आपके साथ शुरू करते हुए, आप भी अलीगढ़ में हैं, मैं भी हूं, लेकिन सवाल है कि जो चुनावी गर्मी है, आप बयानबाजी देखिए कि यहाँ की गर्मी शांत कर देंगे तो उस पर कहते हैं कि चर्बी उतार देंगे। जो भाषा का स्तर है वो पाताल में जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच आज वोटर को तय करना है कि किधर जाना है। अंजना, आपने बात करी वोटर की। देखिए, मैं आपको एक ऐसे ब्रदर सिस्टर डुओ से मिलवाना चाहती हूँ जो 4 घंटे स्पेशली ट्रैवल करके आए हैं आज सुबह की ठंड में, इसीलिए आए हैं ताकि अपना मतदान दे सकें। आप लोग कितना ट्रैवल करके आए हैं? हम लोग 4 घंटे ट्रैवल किया था सुबह सुबह, और काफी कोहरा था, इसलिए ज्यादा भी टाइम लग गया। और वोट देना भी जरूरी है और हम सबको वोट डालना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये जो चुनाव है, इसका मुद्दा क्या है? आप युवा हैं, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट, जॉब्स। और पिछले 5 सालों में हमने ये देखा है और यूपी को डेफिनेटली बदलते हुए देखा है बदलते हुए। आप भी आई हैं स्पेशली ट्रैवल करके, वोट आप दे चुकी हैं? बिल्कुल, वोट दे दिया है और अब जाने की भी तैयारी है। इसके निकल जाएंगे? बिल्कुल, अभी निकल जाएंगे बिकॉज वी हैव, हम लोग ऑफिसेज अपने अपने ज्वाइन करने हैं वापस, सो वी विल हैव टू गो बैक। तो वापस जाना है इन लोगों को, लेकिन 4 घंटा ट्रैवल। क्या ये लोग कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं या पार्टी की सोचकर ही वोट करते हैं? ऐश्वर्या, जल्दी से उनसे पूछे, क्या कैंडिडेट का आप लोग कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं या फिर आप पार्टी की सोच पर ही पार्टी के लिए वोट करते हैं? हम कैंडिडेट्स भी जानते हैं और डेफिनेटली पार्टी की भी क्या सोच है, क्या आगे नीति है उनकी, वो सब देख के ही हम लोग वोट डाल देते हैं। तो आप देखते हैं कि कैंडिडेट ने काम किया है या नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 साल का पूरा मतलब चिट्ठा पट्टा खोलते हैं आप? बिल्कुल, सब कुछ पता होता है कैसा हो रहा है अलीगढ़ में, कैसा डेवलपमेंट। मौसमी के पास सीधे चलते हैं, मुजफ्फरनगर। ऐश्वर्या जी, मौसमी, जल्दी से अगर वहां पर आप कुछ लोगों से बात करें, कैंडिडेट या पार्टी?
जी 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 बस जी बिल्कुल जी अंजना, देखिए हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं और आपको जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरह से सियासत और किसान आंदोलन का गढ़ था। राकेश टिकैत हमारे साथ है। अब पहले दिखा दीजिए, वोट डाल दिया है? हाँ, वोट डाल दिया जी। आज के दिन वोटर ही अंपायर। हाँ, तो वोटर तो होता ही है। हाँ, यहाँ पे दो चीज है, ये वोटर भी है, ये आंदोलनकारी भी है, ये दोनों चीज है। हाँ, आंदोलनकारी भी है और वोटर भी है, दोनों है। सुबह जो है ट्वीट आया था योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बंगाल और केरला मत बनाइए, चेतावनी दी है वोटरों को। क्या मतलब है, आपको कुछ मायने निकालेंगे? मायने ये है कि केरला में तो एजुकेशन बहुत है, क्या वे यहाँ पे अनपढ़ रखना चाहते हैं? केरला में कितनी एजुकेशन है केरला में? 98 क्या और ऊपर है। यहाँ पे कितनी? तो उन्होंने साफ कह दिया ना कि केरला मत बनाओ, अनपढ़ रखो, स्कूल बंद है, अनपढ़ रखो इनको।